नमस्कार। साल 2026 शुरू हो चुका है और इसके साथ ही भारत में कई बड़े और दिलचस्प बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए आज उन कुछ खास पहलों और सुधारों पर एक नज़र डालते हैं जो इस नए साल की दिशा तय कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि नए साल की शुरुआत में वो कौन सी बड़ी चीज़ें हैं जो भारत को एक नया आकार दे रही हैं। हम फिनेंस, गवर्नेंस, युवा और इनोवेशन जैसे एरियाज में चल रही कुछ बड़ी कहानियों को देखेंगे जो आने वाले साल के लिए एक मजबूत मंच तैयार कर रही हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली थीम से, पैसा यानी फाइनेंस। हम ये देखने जा रहे हैं कि भारत अपनी राष्ट्रीय संपत्ति और क्रेडिट का मैनेजमेंट कैसे कर रहा है। इसमें नागरिकों के भूले हुए पैसे लौटाने से लेकर देश के सबसे छोटे कारोबारों के लिए लोन के रास्ते खोलना तक शामिल है। चलिए एक आंकड़े से शुरुआत करते हैं और ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। 1.84 लाख करोड़ रुपए। सोचिए, इतनी बड़ी रकम भारतीय फाइनेंशियल सिस्टम में यूं ही पड़ी थी जिसका कोई दावेदार नहीं था। इसी बड़ी समस्या को हल करने के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट ने एक जबरदस्त कदम उठाया और समाधान था आपकी पूंजी आपका अधिकार नाम का एक देशव्यापी अभियान। ये 3 महीने की पहल 1 जनवरी 2026 को सफलतापूर्वक पूरी हुई। इसका मकसद बिल्कुल सीधा था, लोगों को उनका वो पैसा वापस दिलाना जो बैंकों में, बीमा पॉलिसियों में या शेयर बाजार में कहीं फंसा या भूला हुआ पड़ा था। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस अभियान ने लोगों के लिए इसे आसान कैसे बनाया। अलग अलग सेक्टर्स में पड़े अनक्लेम्ड पैसों तक पहुंचने के लिए खास पोर्टल्स बनाए गए, जैसे बैंक डिपॉजिट्स के लिए आरबीआई का उद्गम पोर्टल, इंश्योरेंस के लिए IRDAI का बीमा भरोसा और म्यूचुअल फंड्स के लिए सेबी का मित्रा। ये टूल्स अब लोगों को अपना पैसा आसानी से खोजने में मदद कर रहे हैं। लेकिन फाइनेंस की दुनिया में हलचल सिर्फ भूले हुए पैसों को लेकर नहीं है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है देश के सबसे छोटे व्यवसायों यानी माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए लोन के दरवाजे खोलने का। और इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स और सिडबी के बीच एक अहम साझेदारी हुई है। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, प्रोसेस काफ़ी सीधा है। छोटे छोटे बिजनेस उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर खुद को रजिस्टर करते हैं। इसके बाद डाक विभाग के कर्मचारी खुद उस जगह पर जाते हैं, एक खास ऐप से सारी डिटेल्स वेरीफाई करते हैं और धोखाधड़ी रोकने के लिए जियो टैग वाली तस्वीरें भी लेते हैं। एक बार वेरिफिकेशन हो जाने के बाद उस बिजनेस को एक सर्टिफिकेट मिल जाता है और यही सर्टिफिकेट उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए एलिजिबल बनाता है। मतलब बैंक्स के लिए उन्हें लोन देना आसान हो जाता है। ये जमीनी स्तर पर एक बहुत बड़ा बदलाव है। चलिए अब फाइनेंस से हटकर देश के गवर्नेंस में हो रहे बड़े पॉलिसी सुधारों की ओर बढ़ते हैं और इसकी शुरुआत हम एक ऐसे क्षेत्र से करेंगे जिसके लिए लगभग हर कोई जुनूनी है, खेल। इस नए कानून की अहमियत को समझने के लिए बस केंद्रीय खेल मंत्री के इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। उन्होंने इसे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा एकल खेल सुधार कहा है। हम बात कर रहे हैं नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 की, जो देश में खेलों के मैनेजमेंट का तरीका पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है। तो असल में बदल क्या रहा है? बहुत कुछ। ये एक्ट 2011 के पुराने कोड की जगह एक प्रॉपर कानून ला रहा है। ये फेडरेशन की कमेटियों में महिलाओं और एथलीटों का होना अनिवार्य बनाता है। अधिकारियों के लिए 70 साल की उम्र और 12 साल के कार्यकाल की सीमा तय की गई है। और एक बहुत बड़े कदम के तौर पर ज्यादा पारदर्शिता के लिए BCCI को भी इसके दायरे में लाया गया है। इन नियमों को लागू करने के लिए इस एक्ट ने कुछ बहुत शक्तिशाली नई संस्थाएं भी बनाई हैं। नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, जो फेडरेशनों को मान्यता देगा और उन पर नजर रखेगा। नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल, जो सिलेक्शन और गवर्नेंस से जुड़े विवादों को सुलझाएगा। और एक डेडिकेटेड इलेक्शन पैनल, जो निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेगा। ये भारतीय खेलों के लिए एक बिल्कुल नया एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है। तो गवर्नेंस से चलिए अब अपना ध्यान भारत की सबसे बड़ी संपत्ति की ओर मोड़ते हैं, यहाँ के युवा। हम शिक्षा और जुड़ाव से जुड़ी कुछ प्रमुख पहलों पर एक नजर डालेंगे। और यहाँ एक और जबरदस्त आंकड़ा सामने आता है, 3 करोड़ से भी ज्यादा। ये प्रधानमंत्री के वार्षिक संवाद परीक्षा पर चर्चा के 2026 एडिशन के लिए हुए रजिस्ट्रेशंस की संख्या है। इसका मकसद एग्जाम के स्ट्रेस को कम करना है और यह संख्या दिखाती है कि यह कितना पॉपुलर हो चुका है। अब अगर हम इस 3 करोड़ के आंकड़े को थोड़ा तोड़कर देखें तो ये और भी दिलचस्प हो जाता है। इसमें करीब 2.85 करोड़ छात्र हैं, लेकिन साथ ही 17 लाख शिक्षक और 3.5 लाख माता पिता भी शामिल हैं। ये दिखाता है कि ये सिर्फ छात्रों के लिए कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये पूरे एजुकेशनल इकोसिस्टम को एक साथ ला रहा है।
और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, जो भारत के घरेलू इनोवेशन पर केंद्रित है। हम दो बहुत अलग लेकिन उतने ही महत्वपूर्ण कहानियों को देखेंगे। एक है सस्टेनेबिलिटी के बारे में और दूसरी है भविष्य की टेक्नोलॉजी के बारे में। पहले बात करते हैं शेल टू सॉयल पहल की। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत शहर अब नारियल के छिलकों जैसे कचरे को कोकोपीट जैसे कीमती उत्पादों में बदल रहे हैं। ये सर्कुलर इकोनॉमी का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां कचरा धन बन जाता है, मतलब वेस्ट टू वेल्थ। और इसका एक असली आर्थिक प्रभाव भी है। ये ग्राफ दिखाता है कि भारत में बने कोकोपीट को कौन खरीद रहा है। चीन 37% के साथ सबसे बड़ा खरीदार है और उसके बाद 24% पर अमेरिका है। तो यह सिर्फ एक स्थानीय पहल नहीं है, यह एक ग्लोबल सक्सेस स्टोरी बन रही है। तो कचरे के साथ इनोवेशन से अब हम भविष्य के निर्माण की ओर बढ़ते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। मिलिए IAI आइरोस से, यानी इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये गुजरात के गिफ्ट सिटी में बना एक नया नॉन प्रॉफिट रिसर्च सेंटर है, जो 1 जनवरी से काम करना शुरू कर चुका है। इसे एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर बनाया गया है और इसका एक ही बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, भारत को AI इनोवेशन में दुनिया का लीडर बनाना। तो हमने देखा कि कैसे नागरिकों के पैसे लौटाने से लेकर खेल प्रशासन में पारदर्शिता लाने तक और कचरे से धन बनाने से लेकर AI जैसी भविष्य की टेक्नोलॉजी में निवेश करने तक, ये सब मिलकर एक ऐसे राष्ट्र की तस्वीर पेश करते हैं जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो सवाल यही है कि इन सभी पहलों के साथ 2026 में भारत से निकलने वाली अगली बड़ी कहानी क्या होगी। खैर, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।